हम यूजीसी नेट, पीजीडी इकोनॉमिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीयूईटी पीजी इकोनॉमिक्स, एमए इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स जैसे 250 से भी अधिक कोर्स अपनी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराते हैं। आपको हमारी एप्लीकेशन में वीडियो कोर्स के अलावा टेस्ट सीरीज, पीडीएफ नोट्स, हार्ड कॉपी नोट्स भी मिलेंगे। दोस्तों अब हम इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाले हैं हरित क्रांति के बारे में। साथ ही साथ हरित क्रांति के अलावा भारत में और भी कई प्रकार की क्रांति आई हैं, उनके बारे में भी आपको समझाने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप ये वीडियो एप्लीकेशन के माध्यम से देख रहे हो तो आपको सारी की सारी वीडियो मिलेगी, और अगर आप यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हो तो आपको हरित क्रांति का पूरा टॉपिक हम कवर कराने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो देखिए 1950 से 1960 के दशक में भारत में कई बार अकाल का सामना करना पड़ा, और इस अकाल और सूखे की वजह से भारत जो है वो अभी भी एक तरीके से निर्भरता, जिसमें भारत जो है वो एक तरीके से आप कह सकते हो खाद्यान्न के मामले में निर्भरता, जो किसी भी देश के लिए बहुत ही खराब स्थिति है। भारत एक सुविधा लेता था जिसको बोलते हैं PL480। ये PL480 कार्यक्रम एक सुविधा का नाम है। इसके तहत भारत क्या करता था, अमेरिका से गेहूं खरीदता था और बदले में भुगतान भारतीय रुपए में करता था। और अमेरिका को अब जब भारत से कोई सामान लेना होता था तो वो अमेरिका उस रुपए से भारत से सामान खरीद लेता था। यानी कि वैसे होना ये चाहिए था कि भारत को अगर अमेरिका से कोई सामान लेना है तो उसको डॉलर में पेमेंट करना पड़े। लेकिन भारत के पास क्योंकि विदेशी करेंसी थी नहीं, अमेरिका ने ये सुविधा स्टार्ट की ताकि भाई लोग भूखे ना मरे। इसके लिए PL480 नाम से कार्यक्रम शुरू किया गया। लेकिन जब भारत का युद्ध हुआ था पाकिस्तान से 1965 में, तब भारत के ऊपर अमेरिका ने दबाव बनाया कि अगर आप भारतीय सेना को जो पाकिस्तानी सीमा में, जिसमें भारत ने उस पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया, वहां से अगर आप विड्रॉ नहीं करते तो भारत की PL480 सुविधा भारत से काट ली जाएगी। यानी कि इस तरीके की कार्य की वजह से भारत को एक तरीके से एक खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता महसूस हुई। हालांकि भारत ने इससे पहले भी कई सारे कार्यक्रम स्टार्ट किए थे, जिसमें से सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, इसके अलावा राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना है, लेकिन ये परिणाम इसके पर्याप्त नहीं रहे, जिसकी वजह से भारत के सामने एक खाद्यान्न संकट पैदा हो गया। 1953 की शुरुआत में 1966 की शुरुआत में वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग, ये नाम याद रखिएगा, नॉर्मन बोरलॉग, और भारतीय कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन, ये दो नाम हैं जो हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने भारत में HY बीज की खोज की, यानी कि ऐसे बीज जिनसे कि अधिक उत्पादन हो सके। इसका उद्देश्य आधुनिक कृषि तकनीक के उपयोग से उत्पादन को बढ़ाना था। यानी कि भारत में HYB बीजों की शुरुआत, उन्नत तकनीक की शुरुआत के माध्यम से उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास किया गया, जिसको हरित क्रांति की संज्ञा दी गई है। हरित क्रांति का क्या अर्थ है, पहले आप ये समझ लेते हैं। हरित क्रांति का अर्थ है कृषि क्षेत्र में नए वैज्ञानिक तरीके, तकनीक और प्रगतिशील योजनाओं का उपयोग करके उत्पादन क्षमता को तेजी से बढ़ाना। यानी कि जहां भारत 1965 तक आत्मनिर्भर नहीं था, डिपेंडेंट था, वहीं 1966-67 से हरित क्रांति के पश्चात भारत कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। यानी कि जो देश पहले कृषि वस्तुओं को आयात करता था, अब वही देश जब निर्यात करने लग जाएगा तो इसको एक क्रांति के रूप में ही देखा जाएगा। यह एक कृषि सुधार था जिसे 1960 के दशक में भारत में खाद्यान्न संकट से निपटने के लिए शुरू किया गया। इस क्रांति को भारत के खाद्य आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम माना जाता है, इसलिए इसको हरित क्रांति का रूप दिया गया है। हरित क्रांति के मुख्य घटक की कुछ बात करें दोस्तों, तो हरित क्रांति के कुछ मुख्य घटक में सबसे पहले उच्च उत्पादक बीजों का प्रयोग। देखिए भारत में पुराने जमाने में भी उत्पादन होता था, लेकिन वैज्ञानिक अनुसंधान द्वारा बीजों के अंदर एक ऐसा पोषक तत्व, अब किस तरीके से किया गया हो दोस्तों उसके बारे में तो जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन बेसिकली जानकारी ये है कि HYV सीड ऐसे सीड होते हैं जिनसे अधिक उत्पादन किया जाता है। इसकी रिसर्च और डेवलपमेंट का काम भारत सरकार के द्वारा किया गया। तो ऐसी फसल के लिए मुख्य रूप से गेहूं और चावल, इनके लिए ये बीज ढूंढे गए जिसमें उच्च उत्पादकता वाले बीजों का प्रयोग किया गया। गेहूं को क्लासन सोना और सोनालिका, चावल के लिए IR8, इस तरीके के बीज हैं जिनका प्रयोग के माध्यम से कृषि उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ा। खास तौर पर गेहूं और चावल का उत्पादन तेजी से बढ़ा। साथ ही साथ रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग, देखिए बहुत सारे ऐसे
फसलें हैं जिनको कीटनाशकों की वजह से खराब हो जाती है। तो पौधों को संरक्षण करने के लिए हरित क्रांति के दौरान कीटनाशकों का प्रयोग करने की बात की गई। साथ ही साथ जमीन की उर्वरकता शक्ति बचाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करने की बात कही गई, जिससे बड़े पैमाने पर भारतीय किसानों के द्वारा रासायनिक उर्वरकों का और कीटनाशकों का प्रयोग किया गया, जिससे कि देश में कृषि उत्पादन में बहुत तेजी से वृद्धि देखने को मिली। साथ ही साथ सिंचाई का विस्तार किया गया। सरकार ने अनेक परियोजना जैसे भागड़ा नागर डैम, हरेक बैराज, इस तरीके से सरकार ने कृषि क्षेत्र में आप कह सकते हो एक तरीके से परमानेंट सिंचाई सुविधा पहुंचाने के अनेक प्रयास किए। गांव गांव नहर खुदवाई गई, एक बड़ी नहर को छोटी नहर से जोड़ा गया ताकि गांव में पानी पहुंच सके। पर्याप्त मात्रा में पानी पहुंचाने के लिए किसानों को कुएं, नलकूप इनको खोदने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया। इसके अलावा कृषि का मशीनीकरण किया गया, नए नए इनोवेशन किए गए, जैसे ट्रैक्टर है, थ्रेसर है, हार्वेस्टर है, इन सब के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया। साथ ही साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया गया, यानी कि सरकार ने एक तरीके से वचन दिया कि अगर आपकी फसल बाजार में किसी वजह से नहीं बिक पाती है तो न्यूनतम कीमत पर सरकार उसे खरीदने के लिए वचनबद्ध है। यानी कि इन 5 चीजों का संयुक्त परिणाम हरित क्रांति है। यानी कि उच्च उत्पादकता बीजों का प्रयोग किया गया, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग किया गया, सिंचाई सुविधाओं का लगातार विस्तार किया गया, कृषि में मशीनीकरण किया गया और सरकार के द्वारा यह वचन दिया गया कि वो फसलें खरीद लेंगे। इन सबका संयुक्त परिणाम यह हुआ कि देश के सामने एक क्रांति पैदा हुई, जिसको बोलते हैं हरित क्रांति। हरित क्रांति के चरणों को 2 हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला चरण है 1960 से लेकर 1970 के दशक तक का। दूसरा चरण 1970 के दशक से लेकर 1980 के दशक के मध्य तक का है। प्रारंभिक चरण में ऐसे राज्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया 1960 के दशक में जहां कृषि संबंधी बुनियादी ढांचा पहले से मौजूद है, जैसे पंजाब है, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इनमें विशेष रूप से ध्यान दिया गया। और साथ ही साथ विशेष रूप से गेहूं उत्पादन में इस जगह पर वृद्धि देखने को मिली। दूसरे दशक में इसका विस्तार किया गया, जिसमें HYV सीडों को चावल के अलावा, गेहूं के अलावा चावल तक भी पहुंचाया गया और भारत के अन्य राज्यों में भी इसका विस्तार किया गया, जिसमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु ने एक तरीके से बहुत बढ़िया अचीवमेंट प्राप्त किया है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ रही होगी। बात करें कि आखिरकार हरित क्रांति की क्या उपलब्धियां रही, तो सबसे पहली उपलब्धि यह है कि भारत, जो कि कृषि के मामलों में आत्मनिर्भर हो चुका नहीं था, डिपेंडेंट था, वो कृषि के आने के बाद आत्मनिर्भर हो गया। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहला है फसलों की उत्पादकता में वृद्धि। उच्च उत्पादकता वाले बीज, बेहतर सिंचाई, उर्वरक और तकनीक, इन सब के प्रयोग की वजह से गेहूं और चावल के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई देखने को मिली है। 1965 में गेहूं का उत्पादन 850 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर था, जो कि 1990 तक बढ़ते बढ़ते 2281 था, बढ़ गया। और ये गेहूं में वृद्धि 168% की देखने को मिली है। चावल में जो उत्पादन था प्रति हेक्टेयर वो 1013 था, जो कि बढ़कर 1740 हो गया, जिसमें वृद्धि दर 72% तक वृद्धि देखने को मिली है। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई है। हरित क्रांति भारत के खाद्यान्न उत्पादन में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि हुई। 1967-68 में खाद्यान्न उत्पादन लगभग 25% की वृद्धि हुई, जो कि हरित क्रांति की पहली बड़ी सफलता मानी जाती है। जैसा कि यहाँ पे दिखाया हुआ है दोस्तों, खाद्यान्न उत्पादन 72.4 मिलियन टन था 65-67 में, जो कि 70-71 तक आते आते 108.4 मिलियन टन हो गया और 1990-91 में ये बढ़कर 176.8 मिलियन टन हो गया। इससे बात जो ये पता चलता है कि भारत में कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली है। इसके अलावा सिंचाई का विस्तार हुआ है। हरित क्रांति के साथ साथ बड़े पैमाने पर सिंचाई का विस्तार भारत में देखने को मिला। 1960-61 में केवल 22 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर संचित क्षेत्र था, लेकिन 1990-91 में यह बढ़कर 48 मिलियन हेक्टेयर हो गया है। सिंचाई सुविधाओं के विस्तार की वजह से भी देश को फायदा हुआ है, हरित क्रांति का फायदा हुआ है। इसके अलावा बफर स्टॉक और खाद्य सुरक्षा। दोस्तों, हरित क्रांति ने सरकार के खाद्यान्न में बफर स्टॉक बनाने की क्षमता डेवलप की है। बफर स्टॉक बेसिकली मतलब ये है कि सरकार, देखिए, अकाल, सूखा लगातार देश के सामने चुनौती बने रहे। बफर स्टॉक बेसिकली का मतलब ये है कि सरकार उस समय, जिस समय फसलों का आधिक्य होगा, उस समय सरकार अपने पास में स्टॉक को सुरक्षित कर लेगी। और अगर मान लीजिए किसी समय पर उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाता,
बरसात सही तरीके से नहीं हो पाती। तो उस दौर में जो इलाके हैं जिनमें शॉर्टेज क्रिएट हो गई है, वहां पर अपने खाद्यान्न के सप्लाई को लगातार करते रहना। तो ये सब करने का काम भारत में एफसीआई करता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉर्पोरेशन इंडिया ने 20 मिलियन टन से अधिक खाद्यान्न भंडारण कर रखा है। इसके अलावा सामाजिक आर्थिक प्रभाव यह हुआ है दोस्तों कि इससे क्या हुआ, देश के अंदर जो किसान वर्ग है उसकी आय में वृद्धि हुई। किसान की आय बढ़ने की वजह से उसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिला। लेकिन हरित क्रांति के कुछ नुकसान भी हुए। नुकसान में दोस्तों सबसे पहले क्षेत्रीय असमानता बढ़ी है। हरित क्रांति जो है वो पूरे भारत में एक समान रूप से लागू नहीं हुई। हरित क्रांति का ज्यादातर फायदा यूपी, खासतौर पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, इसके अलावा हरियाणा, पंजाब ऐसे राज्यों को ही मिला है। बाकी का बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर हरित क्रांति का कोई बहुत फायदा नहीं मिला। तो इसकी वजह से आप देखोगे कि जो वास्तविक में गरीबी है, जो असमानता है, वो राज्यों के बीच में और ज्यादा बढ़ी है। जैसा कि यहां पे दिखा रखा है पंजाब में, बिहार और हरियाणा। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हो कि पंजाब में जहां वृद्धि जो दर है वो 318% है, हरियाणा में जो वृद्धि है वो 292% हुई है खाद्यान्न उत्पादन की, जबकि बिहार में ये वृद्धि केवल 41% की हुई है 1965 से लेकर 1990 के बीच में। इससे पता चलता है कि कई सारे राज्य जैसे बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान विकास की दौर में पिछड़ गए, जबकि हरियाणा, पंजाब ये सारे के सारे को ही विशेष रूप से फायदा देखने को मिला है। इसके अलावा सीमित फसल का कवरेज हुआ है। देखिए हरित क्रांति का जो फायदा हुआ है वो मुख्य रूप से गेहूं और चावल को ही हुआ है। इसके अलावा दालें, तिलहन और बहुत सारी व्यावसायिक फसलों को इसका कोई बहुत फायदा नहीं देखने को मिला। जैसे कि यहां पे आपको एग्जांपल देके समझाया जा रहा है, 1965 से लेकर 1990 के बीच में गेहूं जो कि 10.4 मिलियन टन से उत्पादन बढ़कर 55.1 मिलियन टन हो गया, यानी कि ये जो वृद्धि है जो 4 से 30% की रही है। इसी तरीके से चावल में वृद्धि 144% की रही है। विशेष रूप से जो वृद्धि देखने को मिली है वो गेहूं चावल में मिली है, जबकि दालें और तिलहन का उत्पादन अभी भी देखिए आपकी जो वृद्धि की दर है वो काफी कम है। तो इससे पता चलता है कि भारत में न केवल सीमित एरिया में हरित क्रांति का फायदा मिला है, जबकि सीमित फसलों के लिए भी हरित क्रांति का फायदा मिला है। इसके अलावा लगातार उर्वरकों का प्रयोग पर्यावरण को हानि पहुंचाने का भी काम किया है। लगातार रासायनिक उर्वरकों की वजह से मिट्टी का क्षरण हुआ है, भूमि की जो उर्वरकता शक्ति है उसमें लगातार कमी देखने को मिली है। साथ ही साथ ये जो एक तरीके से उर्वरक है जो आप पेस्टिसाइड डालते हो, आप रसायन डालते हो, ये जल में मिलकर जल प्रदूषण को भी बढ़ावा दे रहा है। तो धीरे धीरे करके क्या होगा, इससे स्थिति और खराब हो जाएगी। साथ ही साथ सिंचाई के लिए निरंतर जो जल निकाला गया है उससे भारत में जो भू जल स्तर है उसमें भी नीचे की तरफ यानी गिरावट देखने को मिली है। तो जैसा कि यहां पे दिखा रखा है, भूजल का स्तर पंजाब में 10.2 मीटर था, यानी कि 10.2 मीटर के बाद आपको नॉर्मली पंजाब में पानी मिल जाता था, जो कि अब बढ़कर हो गया है 25.4 मीटर। इसी तरीके से हरियाणा में जो 8.1 मीटर खोदने पे पानी मिल जाता था, अब 22.3 मीटर खोदने के बाद ही पानी आपको मिलता है। तो इससे पता चलता है कि लगातार भूमि में क्षरण हुआ है, लगातार जल के दोहन की वजह से जो भूमि का जल स्तर है वो लगातार नीचे पहुंच गया है। इसके अलावा सामाजिक असमानता, यानी कि इसकी वजह से, क्योंकि हरित क्रांति का फायदा समाज के एक छोटे वर्ग को हुआ, छोटे किसान ग्रुप को हुआ, खास तौर पे उन किसानों को जो पहले से अमीर थे, क्योंकि यही किसान जो अमीर किसान थे वही HYV शीडो का प्रयोग कर सकते थे, वही तकनीक का प्रयोग कर सकते थे, वही उर्वरकों का प्रयोग कर सकते थे। इससे नुकसान ये हुआ कि जो अमीर और गरीब किसानों के बीच की दूरी है वो और ज्यादा भारी हो गई, बढ़ती चली गई। ठीक है जी। तो यहां पे जो बड़े किसान हैं आप देख सकते हो, बड़े किसान जो है 80% लाभ बड़े किसानों को हुआ, जबकि 30% लाभ छोटे किसानों को हुआ है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या भारत को एक और हरित क्रांति की आवश्यकता है? तो देखिए धीरे धीरे करके हरित क्रांति का प्रभाव लगभग खत्म हो गया है। हरित क्रांति की एक पुनः आवश्यकता देश के सामने है, क्योंकि भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। 140 करोड़ से भी अधिक जनसंख्या देश की हो चुकी है। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भारत है। खाद्यान्न आपूर्ति को पूरा करने के लिए भारत को अब एक और हरित क्रांति की आवश्यकता है। साथ ही साथ खाद्य सुरक्षा एक और चिंता का विषय बना हुआ है।
हालांकि भारत के पास अभी भी पर्याप्त मात्रा का खाद्य सुरक्षा खाद्य वस्तुएं उपलब्ध हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखोगे तो देश के सामने खाद्य सुरक्षा का संकट है। साथ ही साथ सतत कृषि, सस्टेनेबल कृषि, ऐसी कृषि जिसमें पर्यावरण का संसाधनों का अत्यधिक दोहन ना हो, पर्यावरण फ्रेंडली हो, इको फ्रेंडली हो, इस तरीके की चीजों के लिए जरूरी है कि अब एक हरित क्रांति की आवश्यकता है। साथ ही साथ अभी तक हरित क्रांति केवल गेहूं चावल में हुई, दालों में भी, फसलों के और रूपों में भी इस हरित क्रांति तक पहुंचाने की आवश्यकता है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हरित क्रांति के बारे में आपके जितने भी कंसेप्ट की जरूरत है वो आपको समझ में आ गया होगा। भारत ने बहुत सारी और भी क्रांति देखी है, श्वेत क्रांति है, पीली क्रांति है। बेसिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इन सभी क्रांतियों के नाम और किस किस क्रांति में कौन कौन सी क्रांति किस रिलेटेड है, जैसे हरित क्रांति गेहूं चावल से रिलेटेड है, वो आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। तो वो हम आगे कंटिन्यू कराएंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।